आप देख रहे भारत समाचार, आपके साथ मैं हूं त्रिशला यादव। बसपा के वोट में जितनी सेंधमारी होगी, सपा और कांग्रेस की ताकत उतनी कम होगी। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह का कौशांबी में दौरा है, जिस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कौशांबी महोत्सव का भी शुभारंभ किया है। और ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 2024 की तैयारियों का आगाज कर दिया है। यानी कि 2024 में भले ही थोड़ा वक्त हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से कहती है कि वो हर वक्त चुनावी मैदान में रहती है, और आज 2024 का आगाज भारतीय जनता पार्टी ने अमित शाह को कौशांबी में भेज के कर दिया है। कमल को खिलाने के लिए समाजवादी पार्टी की सक्रियता को निष्प्रभावी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अमित शाह को भेजा है। और दूसरी तरफ एक और मुद्दा, जितना ही एक मुद्दा अहम था कि गृह मंत्री अमित शाह कौशांबी महोत्सव पहुंचे हैं, तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करेंगे, तमाम परियोजनाओं का स्वागत देने वाले थे कौशांबी में। वहीं दूसरी तरफ सिराथू विधायक पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट किया गया। साथ ही साथ अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। कई प्रकार की कंट्रोवर्सी, कई प्रकार की कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लगातार सामने आती गई, और इससे आज साफ साफ जो आगाज है 2024 का वो हो चुका है। और इस बार सबकी नजरें दलितों पर है। मैंने जैसा कि पहले भी कहा कि बसपा के वोट में जितनी सेंधमारी की जाएगी, उतनी ही कमजोर समाजवादी और कांग्रेस पार्टी होगी। और इसी कड़ी में अब अमित शाह आए और तमाम तरह की योजनाओं का सौगात दिया गया, तमाम तरह की बातें हुई। लेकिन जिस प्रकार से एक महिला विधायक को विपक्ष की, मुख्य विपक्षी दल की महिला विधायक को हाउस अरेस्ट किया गया, उसको लेकर भी कहीं न कहीं सियासत तेज हो चुकी है। और जो इसी मुद्दे पर हमारी आज की चर्चा है, हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले कौशांबी महोत्सव की शुरुआत के दौरान अमित शाह ने किस प्रकार से हुंकार भरी है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस प्रकार से हुंकार भरी है, आपको वो सुनवाते हैं। अब 24 का चुनाव है, मुझे बताओ 24 में यूपी क्या करेगा? जरा जोर से बोलिए, क्या करेगा भाई? मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है ये मोदी के जो नारे लगे ना, ये सिर्फ कौशांबी नहीं, सिर्फ यूपी नहीं, यूपी के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के अंदर मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का संदेश देंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत पिछले 3 वर्ष से 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर रोटी के लाले पड़ रहे हैं। यही होता है, सरकारें कैसे चलनी चाहिए, आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का मैं परिचय करा दूं। मनीष सिंह समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रविंद्र सिंह आरएलडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप आरएलडी के प्रवक्ता हैं, ओपी सिंह प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत समाचार में। और सबसे पहले ओपी सिंह जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। जहां एक तरफ आज 2024 का आगाज हो गया है और 2024 की विजय का जो मार्ग है वो दलितों से होकर के जाता है, वही दूसरी तरफ पल्लवी पटेल का हाउस अरेस्ट, किस तरह से आप देखते हैं? इस पर सियासत काफी तेज हो रही है, और अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से एक महिला विधायक को हाउस अरेस्ट कर लेना कहाँ के इंसाफ है? त्रिशला जी, पहली बात तो यह है कि 2022 भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद हमारे कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने 2024 में जो है ताल ठोक दिया। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी, मुख्यमंत्री जो तमाम नेता जंगल में गए। और ऐसा नहीं है कुछ दलों की बात कि जब चुनाव आता है 3 महीना 4 महीना पहले पैतरेबाजी, जाति पैतरेबाजी और तमाम तरह के आप देखेंगे, वो कोई खटिया जुलूस, कोई मोटरसाइकिल जुलूस, कोई साइकिल जुलूस, कोई और तरह के प्रोपेगेंडा करें। आज आपका जो विषय है दलित, वो बहुत महत्वपूर्ण त्रिशला भारत समाचार ने ये रखा, और इस पर जहां तक हम समझते हैं कि पूरा प्रदेश भी इस चीज को देख रहा है कि जिन लोगों ने ये नारा दिया है दलित वोट का और अम्बेडकर की मूर्ति कर रहे हैं, तो वही सवाल तो त्रिशला जी उठेगा ना कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जब से प्रदेश और देश में उसकी सरकार बनी है, दलितों का तमाम तरह के हर तरह से उसका विकास हो रहा है। 2 राष्ट्रपति लगातार हमने जो इस देश को दिया है, वो किस समाज से आते हैं? वो दलित, वंचित और पिछड़े समाज से आते हैं। 2 राष्ट्रपति दिया,
वही जब एक दूसरे पार्टी जो कभी 2022 में परशुराम मूर्ति अनावरण, 2024 के पहले दलित प्रेम, तो क्या ओपी सिंह जी बिल्कुल हम इस मुद्दे पर डिस्कशन करेंगे। एक तरफ जहां अनुप्रिया पटेल पल्लवी पटेल की बहन भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी दल के रूप में उनके साथ है, वहीं दूसरी तरफ पल्लवी पटेल को हाउस अरेस्ट कर लेना किस प्रकार की राजनीतिक संकेत को दर्शाता है? देखिए, इसमें कोई राजनीतिक संकेत की बात मैं नहीं कर सकता। पल्लवी पटेल को क्यों हाउस अरेस्ट किया गया है इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। जो लोग ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी किसी नेता, किसी पार्टी के नेताओं का वो नहीं कौशाम्बी के सिरातू से विधायक है पल्लवी पटेल और आज कौशाम्बी महोत्सव का शुभारंभ था और वो वहाँ की विधायक है, मुख्य विपक्षी दल से महिला विधायक है। आज तो वो अपने विधानसभा के लोगों के बीच में उन्हें जाने देना चाहिए था ना। बिल्कुल जाने देना चाहिए। क्यों हाउस अरेस्ट किया गया? अगर आपको जानकारी हो तो उसका कारण भी आप बता दीजिए। क्यों हाउस, कोई ऐसे तो हाउस अरेस्ट कारण तो पल्लवी पटेल खुद जानना चाह रही है। आपने देखा होगा तमाम नेशनल मीडिया पर आके पल्लवी पटेल जी खुद कह रही हैं कि कारण बताइए आखिर क्या वजह है कि आज जब कौशाम्बी में इतना एक अहम महोत्सव का आगाज है तब मुझे अपने विधानसभा के लोगों से नहीं मिलने दिया जा रहा है। तो सवाल वो खुद कर रही है ना। नहीं, कौशाम्बी में मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम है, उसमें वो कहाँ जाना चाहती थी, क्यों जाना चाहती थी, उसका राजनीतिक मकसद क्या था, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। इसको किस तरह से आप देखते हैं? किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि किसी भी दल के नेता या कार्यकर्ता की भारतीय जनता पार्टी कोई उत्पीड़न नहीं करती। उत्पीड़न तो समाजवादी पार्टी जो पैंतरा मार रही है उसने किया है कि एक दलित बेटी जो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, किस प्रकार से उसका चीरहरण हुआ, किस प्रकार से जानलेवा हमला हुआ, और भारतीय जनता पार्टी के स्वर्गीय नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी न होते तो आज कोई दूसरी कहानी होती। जिन लोगों ने 2019 के चुनाव में पैरों पर पड़े दलित बेटियों की बात अगर कोई राजनीतिक पार्टी ना करे तो बेहतर है। तमाम ऐसे वाक्य हैं जहां पर दलित बेटियों को जिंदा जला दिया गया है, रातों रात जला दिया गया है। तो राजनीतिक पार्टियां अगर दलित बेटियों की बात ना करें तो बेहतर होगा। सवाल तो ये भी तीसरा उठेगा ना कि जब आपकी 4 बार सरकार थी तो आपने दलितों का कितना उत्पीड़न किया। आज बात पल्लवी पटेल की हो रही है, आज वो भी मौजूदा मुख्य विपक्षी दल से विधायक है। अरे भाई, बात आज पल्लवी पटेल की हो रही है, वो विधायक है और आज कौशाम्बी महोत्सव की। ठीक है ओपी सिंह जी, हम आपके पास आएंगे, हमारे साथ मनीष सिंह जी जुड़े हुए हैं। ठीक है, हम आपके पास आएंगे ओपी सिंह जी, और हम उम्मीद करेंगे कि आप करंट मुद्दे पर आज बात करें, क्योंकि आज से 2024 के चुनाव का भी आगाज हो चुका है और इस बार विजय पथ जो है वो दलितों से होकर जाता हुआ दिख रहा है। मनीष सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष जी ठीक है, आपके पास आएंगे। मनीष सिंह जी, मैं सेम यही आपसे भी सवाल करना चाहूंगी। देखिए, एक तरफ पल्लवी पटेल जी को आज हाउस अरेस्ट किया गया, दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल जी है जो इस वक्त मंत्री है, और दूसरी तरफ पल्लवी पटेल एक विधायक है और आज कौशाम्बी महोत्सव की शुरुआत के दिन उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया। किस प्रकार के राजनीतिक संकेत को देखते हैं आप? उत्तर प्रदेश और देश में राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 1 साल पहले जब आदरणीय सोनेलाल पटेल जी की जयंती मनाने के लिए पल्लवी पटेल जी ने लखनऊ में एक जगह को चयन किया था और कार्यक्रम करना चाहती थी वो, और आदरणीय पल्लवी पटेल जी और उनकी माता जी जो है, दोनों लोग जाकर के कार्यक्रम को पूरा करना चाहती थी। आपने देखा होगा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए जो लोग थे उनको आदरणीय सोनेलाल पटेल जी की जयंती नहीं मनाने दिया गया था, लाठीचार्ज की गई थी और उसमें पल्लवी पटेल जी को चोट आई थी। एक बात। दूसरी बात, आज के जो हालात हैं और आज की जो राजनीतिक परिस्थिति है, अमित शाह जी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और कौशाम्बी और आजमगढ़ में तमाम राजनीतिक बातों को उन्होंने और सरकार की उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया है। लेकिन जब आप इसको एनालिसिस करेंगे, जब आप इसको मूल्यांकित करेंगे तो आपको महसूस होगा कि ये उत्तर प्रदेश की जनता के विकास के लिए कार्यक्रम नहीं था। ये मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अमित शाह जी आए थे। यहाँ के अधिकारियों से, यहाँ के कर्मचारियों से, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। आप आजमगढ़ में एक सभा को संबोधित जब कर रहे थे अमित शाह जी, तो आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि आजमगढ़ के लोगों को बार बार
उत्तेजित कर रहे थे, बार बार उनके अंदर हवा भरने की कोशिश कर रहे थे कि नारा लगाइए, नारा लगाइए। अरे अमित शाह जी, जनता के अंदर स्वस्फूर्ति वाला जोश होता है, जो जोश राजनीतिक पार्टियों को ताकत देता है, शक्ति देता है। 2014 में हर हर मोदी, घर घर मोदी आपने नारा लगवाया। आपने जैसे अपने मुंह से आप बात कहते थे, 2014 में जनता पीछे से खड़ी हो जाती थी, बोलती थी। उस समय जनता का जोश एक अलग तरह का था। 2019 में आपने एक ब्यूरोक्रेट्स को आगे करके, जो आपके संरक्षण में पल्लवित होने वाले जो लोग हैं, उनको आपने ताकत देकर के लोगों को गुमराह किया, लोगों को आपने ध्यान भटका करके 2019 का आपने चुनाव जीता। लेकिन ठीक इसके विपरीत 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा, वो अमित शाह जी को भी, जो चाणक्य कहे जाते हैं भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के, उस चाणक्य की जो नीति है वह भी फेल होने जा रही है। इसलिए कि जब 2022 का चुनाव हो रहा था, तो हमारे नेता श्रद्धेय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में तमाम जनसभाओं को संबोधित करते हुए विधानसभाओं में जब वो जाते थे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मंच पर पहुंचने के समय एक जोश रहता था कार्यकर्ताओं के अंदर, नेताओं के अंदर, और जो जोश जनता के अंदर रहता था, उसका नतीजा हुआ कि हम 36% से ऊपर हमें मत हासिल हुए। हमने 2,96,00,000 से अधिक हमें वोट प्राप्त। और जब से श्री अखिलेश यादव जी के अंदर और उनके ऊपर जनता का इस अगाध प्रेम और विश्वास को भारतीय जनता पार्टी ने महसूस किया, अमित शाह जी बार बार दौरा उत्तर प्रदेश का करेंगे। अभी तो बहुत सारे दौरे लगने वाले हैं। जेपी नड्डा भी आ चुके हैं, अमित शाह भी आ रहे हैं, मोदी जी भी आ रहे हैं। इनकी बेचैनी हम लोग समझ रहे हैं। और जिस दिन से हम लोगों को इतना बड़ा जनादेश मिला है उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी को, उनकी पर्सनालिटी से घबराहट है। इसलिए कि हमारी उत्तर प्रदेश की जो महान जनता है 25 करोड़, वो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी को एक डेमोक्रेटिक लीडर मानती है, एक लिबरल लीडर मानती है, एक सोशलिस्ट लीडर मानती है। और समाज जो सभी तबका है, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सभी वर्ग के लोग उनको एक अपना ऐसा बेहतर नेता मानते हैं कि यही मुद्दों की बात करते हैं, यही जनता की बात करते हैं और उस पर इंप्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है, हमारे साथ आरएलडी से रविंद्र सिंह जी जुड़े। रविंद्र जी, देखिए जिस प्रकार से जब 2022 का चुनाव हुआ था, तो कहीं ना कहीं पंडितों को आगे किया गया था, स्वर्ण वोटों की बात की गई, तो उस बार दलित वोटों को साधने की कोशिश की जा रही है। किस प्रकार से आप इसको देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संविधान अंतर्गत अगर बात हम करें, तो जाति की बात तो होनी नहीं चाहिए। भारतीय संसदीय व्यवस्था में जातियों की बात नहीं होनी चाहिए। और अगर आपको याद होगा तो इस पे माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि जातिगत रैलियां नहीं होनी चाहिए, जातिगत बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। भारत एक ऐसा देश है जहां जातियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये बात ठीक है कि आज भारतीय जनता पार्टी दलित वोट बैंक को साधने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है और उनके महापुरुषों को अपना बताने का प्रयास कर रही है। ठीक इससे पहले अगर हम देखें, 2014 की लोकसभा चुनाव में इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को आगे करके पटेल को भाजपाई बताया और नेहरू को कांग्रेसी बताया। मैं स्वयं पटेल हूं और अनुप्रिया जी मेरे जनपद से सांसद है, मैं मिर्जापुर से हूं। पल्लवी जी, हम लोग का एक परिवार रहा है। डॉक्टर साहब जब 1995 में रथ लेके चले थे तो हमारे परिवार से बहुत सपोर्ट मिला था। कहने का अर्थ ये है कि संसदीय व्यवस्था में संवैधानिक पद पर रहने वाला पल्लवी पटेल उत्तर प्रदेश विधानसभा की 403 में से एक विधायक है और उनके जनपद में अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं तो ये संवैधानिक जिम्मेदारी बनती है उस जनपद के अधिकारियों की, जिलाधिकारी की और एसपी की, कि वहां माननीय विधायक को मंचासीन होना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति नेता क्यों ना हो। लेकिन अगर उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा रहा है तो यह निश्चित तौर पे संवैधानिक ढांचे को तोड़ने का काम है। मैं इसको और विस्तृत करना चाहूं, जब लखीमपुर खीरी में किसानों पे पुलिस के बल पे अत्याचार हुआ और वहां के केंद्रीय मंत्री के पुत्र ने किसानों पे कार चढ़ाया, तो हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी जब वहां जा रहे थे और उनके समर्थन में हम लोग घर से निकले, हम जैसे कार्यकर्ताओं को भी हाउस अरेस्ट किया गया। पुलिस को आगे करके भारतीय जनता पार्टी अपने उल्लू सीधा करती है। आज उसका नजारा देखने को कौशाम्बी में मिला है। और जैसा हम समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे कि आजमगढ़ में हवा भरने का काम कर रहे हैं अमित शाह जी, इस बार अमित शाह जी का देखिए, बार बार काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती है। उत्तर प्रदेश के लोग राजनीतिक रूप से बहुत सहिष्णु हैं, जागरूक हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहना चाहता हूं कि आपने एक बहुत उम्दा मुद्दे को और बहुत सेंसिटिव बात को उठाया है कि अगर जब हमारे 403 विधायकों में से विधायक सुरक्षित नहीं है, वो हाउस अरेस्ट किए जा रहे हैं। अरे भाई, अगर पल्लवी पटेल जी जाती, मुख्यमंत्री थे, देश के गृह मंत्री थे, उनसे अपने क्षेत्र की समस्याएं कहती, अपनी बात को कहती, लेकिन ये हिस्सा नहीं हो पाया कि वहीं से
इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहते केशव मौर्य को पल्लवी पटेल जी ने जमींदोज किया और बहुत बुरी तरीके से मात दिया। जब सेनापति ही हार जाए तो इसे क्या कहिएगा। यह निश्चित तौर पे इसका निंदा होना चाहिए और इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ अब विकास श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से। विकास जी, देखिए बृजलाल काबरी को पहले ही कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष यहां पर बना के भेज दिया गया है और दूसरी तरफ जिस प्रकार से पूर्वांचल से अमित शाह ने 2024 का शंखनाद किया, उससे साफ साफ ये नजर आया कि 2024 की विजय का मार्ग दलित देखती है। और दूसरी तरफ सीधा सीधा सेंधमारी बसपा के वोटों में किया जा रहा है, ताकि बसपा के वोटों में जितनी सेंधमारी होगी सपा और कांग्रेस उतना कमजोर होगा। किस प्रकार से देखते हैं और बृजलाल काबरी के नेतृत्व में 2024 किस प्रकार से कांग्रेस फील्ड में दिखने वाली है 24 में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हमेशा दलित विरोधी रहा है। 6 वर्ष योगी सरकार का हो चुका है और 9 साल केंद्र में मोदी सरकार का पूरा होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश समेत समूचे देश में सबसे ज्यादा दलित उत्पीड़न के मामले आ रहे हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसने स्पष्ट कर दिया है। उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न में नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश के अंदर आपने हाथरस की बेटी को जिस तरीके से निर्मम हत्या किया षड्यंत्रकारियों ने, और ऐसा षड्यंत्र किया कि उसको अदालत से भी छूट मिल गई, पर सरकार का जो निर्ममता दिखाई पड़ी, वो अपराधी बच जरूर गए, पर जिस तरह आनंद फानन में योगी सरकार ने रात के अंधेरे में कूड़ा कबाड़ा की तरीके से उस दलित बेटी को अंतिम अंत्येष्टि संस्कार सम्मान से नहीं दे पाया। ये दलितों के स्वाभिमान पे इससे बड़ा सीधा कुठाराघात नहीं है। बेटी के स्वाभिमान पे इससे बड़ा कुठाराघात नहीं किया जा सकता है। थाने में दलितों की हत्या, आगरा का मामला था। आदरणीय प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, पूरा विपक्ष इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाता रहा, पर मीडिया मैनेजमेंट और जिस तरह हेडिंग मैनेजमेंट है, जिस तरह मुद्दों को डिरेल करना भारतीय जनता पार्टी जानती है, उसने उत्तर प्रदेश समेत समूचे देश में इस को मुद्दा नहीं बनने दिया। आज दलितों के कानून को कुंद करने और कमजोर करने का जो षड्यंत्र किया गया है, दहशत इतनी कर दी गई है कि आज दलित अपने थाने पे जाकर अपने FIR नहीं दर्ज करा सकता है। दलितों की समस्याओं को सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास कोई व्यवस्था नहीं है, ना पार्टीगत ना सरकार के पास। दलित उत्पीड़न को लेकर तमाम सारे मामले दबा दिए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, RSS के लोग षड्यंत्र करके किनारे छोड़ देते हैं। राजनीतिक चेतना ना उठने पाए, स्वावलंबन की लड़ाई ना लड़ने पाए, इसलिए उनको 5 राशन का वास्ता कि वो संवैधानिक अधिकार है। यूपीए की मनमोहन सरकार ने उस व्यवस्था को मजबूत किया था कि आपका राशन प्राप्त करना, भूखे को हर पेट अनाज एक संवैधानिक अधिकार है। आज मोदी जी स्वयं प्रधानमंत्री होकर दलितों के नाम पर उनका जो हक है, उस हक को बता रहे हैं कि तेल नमक हम दे रहे हैं बूढ़ी माई, मुझको वोट दीजिए, प्रचार करते हैं। बस एक सेकंड, एक बात मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की याद दिलवाना चाहूंगी। मैंने एक किताब में उनका लेख पढ़ा था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि देश में सिर्फ शिक्षा स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। मुझे अभी भी याद है, उनकी एक किताब में मैंने पढ़ा था कि देश में सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए अगर देश के लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना है। विकास जी, देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य के साथ में जो समाज, जैसे बाबा साहब का, BP मंडल साहब का जो संवैधानिक आरक्षण का अधिकार है, दलितों को, पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, जनजातियों को, पिछले 9.5 साल में लगातार इनके हक को मारने का षड्यंत्र किया गया। सामाजिक न्याय को लेकर 2 अक्टूबर 2017 को जो रोहिणी आयोग गठा, उसका कार्यकाल 16 से 17 बार मोदी सरकार बढ़ा चुकी है, क्योंकि वो अति पिछड़ों को, दलितों को, जनजातियों को संवैधानिक न्याय नहीं देना चाहती है। जस्टिस राघवेंद्र कमेटी ने 400 पन्ने की रिपोर्ट इसी सदन में 2017 में वोट लेने से पहले योगी सरकार के लोगों ने, मंत्री ने, अमित शाह जी ने स्वयं विश्वेश्वरैया इस हाल में प्रतिनिधियों को बुलाकर बड़े बड़े दावे वादे किए थे। और 2017 में जब अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय देने की बात हुई, अनुसूचित जातियों को, जनजातियों को जब न्याय दिलाने की बात हुई, तो उन्होंने मुकर गए, क्योंकि उन्होंने जस्टिस राघवेंद्र कमेटी की जो 400 पन्ने की रिपोर्ट थी उसको दरकिनार कर दिया। अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय नहीं देना, दलितों के हक को मारना, उनकी FIR ना लिखना, दलित उत्पीड़न में नंबर 1, बच्चों तक के साथ कुपोषण में सबसे ज्यादा बुरी है। उत्तर प्रदेश, ये सदन में, इनके संसद में रिपोर्ट आ चुकी है कि सबसे ज्यादा कुपोषित कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश है। और
आप बुंदेलखंड, पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्य उत्तर प्रदेश ले लीजिए, दलितों के हाल सामाजिक, राजनीतिक हर स्तर पर कमजोर हुए हैं। उनको राजनीतिक रूप से देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार है, दलित तमाम सारी सीटों पर जीत करा है, और उनका मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व का अनुपात आप देख लीजिए। दलित उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की आज की नहीं, वर्षों पुरानी आदिकाल की इनकी सोच रही है। इनका एजेंडा ही है आरएसएस का कि दलितों को राजनीतिक चेतना में बिल्कुल दूर कर दिया जाए, वो कभी भी राजनीति में अपनी भूमिका न तय कर पाए, उनके संवैधानिक अधिकारों को छीना जाए, और जो एसटी एक्ट बना हुआ है उस एक्ट को तक को कमजोर करने का काम हुआ। बैकलॉग की नियुक्तियों में उनके साथ अन्याय किया गया। मेडिकल क्षेत्र में जो उच्च शिक्षा है उसमें आप देख लीजिए, कम से कम 70% सीटें आज तक खाली पड़ी हुई, 9.5 साल पूरा होने जा रहा है। यूनिवर्सिटीज में आप देख लीजिए, प्रोफेसर्स की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। रोहित वेमुला के समय से मामला उठा था, पर जिस तरीके से धर्म, जाति, नफरत की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी पहले स्पष्ट करे क्या दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो आदिवासी समाज से जुड़ा व्यक्ति है, क्या वो हिंदू नहीं है? हिंदू के नाम पर भी ये छल रहे हैं, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच में जो आर्थिक स्थिति उनकी ठीक है, सामाजिक स्थिति ठीक है, उनको भी इन्होंने इस हालात में पहुंचा दिया है कि बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की वजह से आज जो 33 करोड़ लोगों को मनमोहन सरकार ने बाहर निकाला था गरीबी रेखा से, आज बिलो पॉवर्टी लाइन, अंत्योदय तक पहुंचाने की योजना बन गई है। आप देखिए, अगर सरकारी आंकड़ों को खंगालते हैं, आरटीआई को इन्होंने कुंद कर रखा है और आरटीआई कानून का मजाक उड़ाना शुरू किया। बिल्कुल देखिए विकास जी, लेकिन जब बात चुनावी मैनिफेस्टो जो है वो आती है तो उसमें बड़े बड़े दावे और वादे होते हैं, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं होता। ऐसी अवकाश 2024 का हो गया है। हमारे साथ ओपी सिंह जी जुड़े। ओपी सिंह जी, आरएलडी के प्रवक्ता जो है रविंद्र सिंह ने उन्होंने एक बात कही कि जो पल्लवी पटेल जी है वो इस वक्त विधायक है, उत्तर प्रदेश की एक विधायक है, और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को मात देकर के वो विधायक बनी थी। और आज जब उनके जनपद कौशाम्बी में गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री हैं, तो आज और इतना बड़ा महोत्सव का आगाज हुआ है, तो आज एक कुर्सी वहां पर माननीय पल्लवी पटेल जी की भी होनी चाहिए थी। किस तरह से देखते हैं आप इसको? पहली चीज तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा त्रिशला जी कि आपने समाजवादी पार्टी और उनके सहयोगी प्रवक्ता और कांग्रेस को जो आपने समय दिया, उन तीनों का जवाब देने के लिए पहले तो आप मुझे समय दें। बिल्कुल, मैं भी आप आराम से जवाब दीजिए, लेकिन ये जो सवाल है कि वो महिला विधायक है, मैंने सुन लिया। केवल डिबेट आपका पल्लवी पटेल पर नहीं चला है। जो भाषण आप कैसी बात कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश की विधायिका है वो, आप कैसी बात कर रहे हैं? पल्लवी पटेल मैटर नहीं करती, आप क्या कह रहे हैं? आप भारत समाचार एक डिबेट में एक महिला के लिए कह रहे हैं कि केवल पल्लवी पटेल मैटर क्यों नहीं करती? ओपी सिंह जी, क्यों मैटर नहीं करती? विधायिका है वो। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि जो आपने डिबेट चलाया उस पर पल्लवी पटेल पर ही सारे प्रवक्ताओं को क्यों नहीं बुलवाया? क्यों पल्लवी पटेल दलित नहीं है? पल्लवी पटेल दलित नहीं है? पल्लवी पटेल दलित नहीं है? जब वो अपने पिता का, मेरी बात सुनिए, जब वो अपने पिता स्वर्गीय डॉक्टर साहब की जयंती मनाना चाहे उसके लिए उन्हें परमिशन नहीं मिली, कैसी बात कर रहे हैं आप? बहस करने के बजाय इस बात का, देखिए मेरी बात सुनिए, आप वक्त बर्बाद करने से बेहतर है इस बात का जवाब दीजिए कि जो पल्लवी पटेल जी है वो विधायिका है, आज स्टेज पर उनकी जगह होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? आप बस मुझे ये बताएं। मेरा सीधा आरोप है कि आप एंकर के रूप में पक्षपात कर रही है। मेरी बात देखिए, ये अगर आपको ऐसा लगता है कि आप इस तरह की बातें करके मुझे अपने काम से, अपने सवालों से भटका देंगे, तो आपकी गलतफहमी है। और मुझे हंसी आ रही है कि आप जवाब देने के बजाय मेरे पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल ओपी सिंह जी, से आप दिखता है कि आपके पास कोई जवाब नहीं, आपसे बहस करके मैं अपना वक्त नहीं बर्बाद करना चाहती। अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दें। सुनिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाने के लिए मैंने आपको इस डिबेट में इनवाइट नहीं किया। आप जवाब दें और आपके जो भी जवाब है, तमाम जो हमारे और सहयोगी प्रवक्तागण यहाँ पर मौजूद है, उनकी बातों का जवाब दें। आप पक्षपातपूर्ण एंकर हैं, आप पक्षपात, आपके आरोप लगाने से मैं पक्षपात और सुनिए, अगर आप मुझे सर्टिफिकेट नहीं देंगे, ओपी सिंह जी, और आपके सर्टिफिकेट देने से मैं नहीं, आप इस तरह से डिबेट नहीं होता। मैंने भारत समाचार पर 5 साल से डिबेट, आप मुझे नहीं बताएंगे किस तरह से डिबेट, आप मुझे मेरा काम करना सिखा रहे हैं ओपी सिंह जी। 5 साल से तो आप अपना काम बेहतर तरीके से करिए, आप मुझे मेरा काम सिखाने के बाद। ओपी सिंह जी,
मेरा सीधा आरोप आपके ऊपर। ओपी सिंह जी, 5 साल से डिबेट कर रहा आप हूं। मुझे आप मेरा जनता काम पक्ष याद पार्टी दिलाने में के बजाय मैंने अपना इनका काम अच्छे नहीं से देखा। करें। और और आप आप ये जैसा बताएं इनका कि जिस प्रकार अगर से अब मुझे पल्लवी पता पटेल चलेगा, को हाउस अरेस्ट भारत कर लिया गया, समाचार पर आज पहले जब गृह कि मंत्री अंतर आप हैं, तो कौशाम्बी में मैं थे, नहीं इतना करूंगा। बड़े महोत्सव का अगर आगाज मुझे हुआ था, पता तो क्यों नहीं चलेगा सराथों की विधायक कि कौशाम्बी भारत महोत्सव के समाचार शुभारंभ में के शामिल हुई? डिबेट इस बात का आप में जवाब जो दीजिए। लिंकर है, आप मुद्दे तो से मैं भटकाने कतई की डिबेट कोशिश नहीं मत करिए, आरोप प्रत्यारोप करके मुद्दे से मुझे मत भटकाइए आप, ठीक है? आज के बाद त्रिशला यादव जी, यदि मुझे पता चला कि भारत समाचार के फला डिबेट पर एंकर त्रिशला यादव हैं, तो मैं कतई डिबेट नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरा सीधा आरोप। अगर आप मैं जवाब पता सुनिए, करूंगा एंकर जवाब को। देना है तो जवाब दीजिए, अरे आरोप प्रत्यारोप जवाब का तो दौर आपने मत सबके जवाब चलाइए। क्यों नहीं ये है? बात का भाई आपने ये है इनका सबके ये जवाब इनका दिया। भूजल और हिस्सा मैं बोल रहा हूं, यही तो बीच में मैं हस्तक्षेप बोलना कर चाह रहा था। आप आरोप मत लगाइए, ये अपना OPC पक्ष रखिए। और सुनिए, आप एक चैनल पे इस तरह से सवाल नहीं उठा सकते। मैं इस चैनल आप पर मेरे 5 साल से एक काम सेकंड, कर रहा आप मेरे सवालों का हूं। जवाब आपके दीजिए। साथ आरोप काम प्रत्यारोप कर का रहा हूं। दौर हम डिबेट खत्म होने मैं के बाद उस साथ में चैनल बैठ के पर कर लेंगे 5 ओपी साल सिंह से जी। काम कर और रहा हूं। आप मुझे आप कितने दिन से सर्टिफिकेट काम नहीं कर रहे देंगे, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। नहीं तो आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप मेरे सवालों से आपके भागिए मत, सर्टिफिकेट का आप मुझे मेरे भी सवाल जरूरत का जवाब दीजिए, आप मेरे सवाल का आपने जवाब दीजिए। सारे मेरी बात जो है, सुनिए, आपका आज जो सुनिए, जितना डिबेट 2024 चला का है, आगाज उसका और आपकी शंखनाद, दबाइए मेरी वीडियो। बात सुनिए, गृह मंत्री अमित शाह ने आज किया है। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कौशाम्बी महोत्सव में वहां पर जुड़े हुए थे, लेकिन जो विधायिका है पल्लवी पटेल, क्या उनकी मौजूदगी वहां नहीं होनी चाहिए थी? कैसी बात कर रहे हैं आप? वो एक विधायिका है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। ठीक है, मैं आपसे सवाल, आपसे जवाब की उम्मीद भी नहीं करती, आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करिए, कोई बात नहीं। हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए हैं मनीष जी, किस प्रकार से पूरे वाकया को देखते हैं? देखिए त्रिशला जी, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो सहयोगी लोग हैं वो इसी तरह की बातें देश भर में घूम घूम के कर रही है, सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। पल्लवी पटेल जी, आप देखती होंगी कि जब वो सदन में मुखर होकर के बोलती हैं, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की वो आलोचना करती हैं, समाजवादी सिद्धांतों की, आदरणीय सोनेलाल पटेल जी के विचारों की जब वो बात करती हैं, तो वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ पे सवाल नहीं खड़ा करती हैं, सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य पर सवाल नहीं खड़ा करती हैं, वो अपनी बहन अनुप्रिया पटेल पर भी सवाल खड़ा करती हैं, इसलिए कि अनुप्रिया पटेल भी उस सरकार में शामिल हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन में जो लोग हैं, उनको एक बात सोचना चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश में राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक हालात है वो बेहतर नहीं है। उत्तर प्रदेश और देश की जनता इस समय आपातकाल जैसी स्थिति महसूस कर रही है, और जनता के सामने तो इतना बड़ा संकट है कि उनकी बात कहने वाले लोग जब हाउस अरेस्ट किए जाएंगे, उनके मुद्दों को उठाने वाले लोग जब हाउस अरेस्ट किए जाएंगे, तो आज देश के लोकतंत्र के बारे में सोचना भी इतना बड़ा गुनाह हो गया है कि हम कब सरकार द्वारा सलाखों के पीछे भेज दिए जाएंगे। ये कोई भी किसी भी परिस्थिति में किसी के साथ कोई भी घटना हो सकती है। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात त्रिशला जी आज के समय में है कि उत्तर प्रदेश का युवा, उत्तर प्रदेश के किसान, उत्तर प्रदेश के मजदूर, उत्तर प्रदेश के छात्र, उत्तर प्रदेश की माताएं आज अपने आप को लेकर के जितना असुरक्षित महसूस कर रही हैं, ये योगी सरकार के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा है। कानून व्यवस्था के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं। कानून व्यवस्था 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बजट पेश किया जा रहा था, और उसी दिन प्रयागराज में गोलियां तड़तड़ाई जा रही थी। ये कानून व्यवस्था की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। पूछना चाहिए कि ये लोग तो कहते हैं कि हम बुलडोजर से हम न्याय देते हैं, आपका बुलडोजर कहां है? आज तक एक भी उस घटना में शामिल आदमी, एक भी आदमी आज तक गिरफ्तार नहीं हो पाया। ड्राइवरों को गिरफ्तार करेंगे, मुंशी को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन जो मुख्य अभियुक्त थे आज सरकार की पहुंच से बाहर है। आप किस कानून व्यवस्था की बात करते हैं? और एनसीआरबी की रिपोर्ट अभी विकास श्रीवास्तव जी कह रहे थे, आज उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं हैं, एनसीआरबी की ये रिपोर्ट कहती है कि सबसे खराब हालात अगर देश में किसी राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ सबसे बड़ी ज्यादा घटनाएं सामूहिक दुष्कर्म की और हत्याएं की हैं। बिल्कुल, आपने जिस प्रकार से रविंद्र सिंह जी देख रहे हैं कि तमाम जो मुद्दे हैं, तमाम जाति वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से 2022 में जब जुबानी वार पलटवार हुआ था तो तमाम तरह के सवाल उठाए गए थे और पश्चिम को भी साधने की पूरी कोशिश की गई थी। तो इस बार किस प्रकार की रणनीति आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर तैयार कर रहा है 2024 को भेदने की? क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना शंखनाद कर दिया है। देखिए, हमें आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अभ्युदय हुआ देश आज़ादी के बाद, तो ये अपने आप को इस तरह से प्रचारित करते थे कि पार्टी विद डिफरेंस, चाल, चरित्र और चेहरा। मैं थोड़ा इतिहास को दृष्टिगत रख के आपका जवाब देना चाहूँगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से
हमेशा से झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति की बहुत बड़ी समर्थक रही है। इन्होंने चाहे चौधरी चरण सिंह के साथ 77 वाली जनता पार्टी की सरकार बनाई, तब इन्होंने मोरारजी देसाई को आगे करके चौधरी चरण सिंह को अपदस्थ किया, फिर उनको तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी बनाई। उसके बाद जब इन्होंने जनता दल की सरकार बनाई 89 में, तब इन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह को बीच रास्ते में छोड़ा। और उतना ही नहीं, अभी जो ओपी सिंह जी कह रहे थे, ये भगोड़े लोग हैं। इन्होंने एक दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण जी को बचा नहीं पाए। 10,000 रुपए के आरोप पे उन्हें पदमुक्त कर दिया गया। इनके जो मदर संस्था है आरएसएस, उसमें आज तक कोई भी पिछड़ा और दलित उसका सरसंचालक नहीं बना है। भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक नाम आता है बंगारू लक्ष्मण जी का, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और कुछ समय पूरा करने से पहले ही उन्हें हटा दिया गया। और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश इतना विशालकाय प्रदेश है, 75 जिले, 18 मंडल। मैं जानना चाहता हूं, प्रचंड बहुमत मिली है भारतीय जनता पार्टी को, ये बताएं कि 75 जिला और 18 मंडल में जो इनके कार्यक्षेत्र है, जो इन्होंने जोन बना रखा है, काशी प्रांत और क्या क्या, उसमें कितने दलितों को, कितने पिछड़ों को इन्होंने महत्वपूर्ण पदों में बैठा रखा है। देखिए, हमें समझना होगा, दलित प्रेम सिर्फ कथनी में है, करनी में कतई नहीं है। और हम आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की आम जनता से ये निवेदन करना चाहते हैं कि आपको भी तय करना होगा कि आप 5 किलो 10 किलो आटा, गेहूं और जुमलेबाजी पे फंसना चाहते हैं, या अपने हक और हुकूक के लिए संघर्ष करने वाले नेताओं के प्रति समर्पित होना चाहते हैं। अगर आप सच मायने में बाबा साहब को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, कांसी राम जी के सपनों का देश बनाना चाहते हैं, तो आपको अपने सच्चे चिंतक तय करने होंगे। अगर आप सिर्फ रह गए, आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से विपक्ष के नेताओं को विरोधी समझ करके वार कर रही है, मैं इसका भुक्तभोगी हूं। 2019 की लोकसभा में मैं सपा, बसपा और लोक दल की तरफ से मिर्जापुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र, जहां से अनुप्रिया जी हैं, मैं वहां पे रामचरित्र निषाद जी का मुख्य भाषण अधिकर्ता था और पूरा चुनाव देख रहा था। चुनाव जीतने के बाद डीएम के मार्फत इन्होंने मुझ पर मुकदमा लिखवाया, मेरी गाड़ी खींच ले गए, आरसी कटवाई 42 लाख रुपए की। मैं समर्थशील था, मैं दे पाया, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, हम सब लोग सताए गए लोग हैं। जब बात आती है पिछड़े नेताओं की, तो कितने ऐसे नाम हैं ये जमींदोज करते हैं। अनुप्रिया पटेल ऐसी डिक्टेटर लेडी है, मैं जनपद का हूं, उन्होंने दूसरे किसी पटेल नेता को डेवलप नहीं करने दिया। मैं उस जाति का हूं, मैंने यही तो कहा था कि अनुप्रिया पटेल की नेता नहीं है, अपनी पार्टी की नेता हो सकती हैं। इसी मिर्जापुर जनपद में उनसे वरिष्ठ नेता है, उनसे ज्यादा कर्मयोगी लोग बैठे हैं जिन्होंने समाज के लिए काम किया है, और उसका खामियाजा ये हुआ कि मुझे जमींदोज करने का पूरा प्रयास किया गया। ये तो धन्यवाद मैं देना चाहूंगा अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौधरी साहब चरण सिंह जी का, जिन्होंने मुझे दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बना करके ये साबित किया कि नहीं, हम किसानों की राजनीति करने वाले लोग हैं। मेरे नाना 4 बार विधायक रहे चुनाव से, मैं वहां तैयारी कर रहा था। आदरणीय अखिलेश जी ने मुझे आश्वासन दिया, बातें होती है राजनीति में, पूरा नहीं हो पाता। इन्होंने वहां भी छल किया, अपने लोगों के द्वारा भ्रम फैलाने की स्थिति की गई। आज उन्हीं मेरे नाना यदुनाथ सिंह के नाम पे ये मूर्ति स्थापना का एक बवंडर शुरू की हुई है मिर्जापुर में। इस बार 24 में हम लोग ने कमर कस चुके हैं। मिर्जापुर का युवा नौजवान, पटेल समाज का नौजवान जानना चाहता है कि अनुप्रिया जी ने कितने रोजगार दिए। लेकिन देखिए, वो तमाम योजनाओं का लोकार्पण तो कर ही रही है मिर्जापुर में, आए दिन उनके अब दौरे हो रहे हैं। और आज आपने जिस प्रकार से देखा होगा, अमित शाह के दौरे में सिर्फ नारे लग रहे थे मोदी जी के, और अमित शाह ये कहते हुए भी नजर आए कि जिस प्रकार से आप जोश के साथ कह रहे हैं, उसी प्रकार से इस बार भी मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी को ही बनाए। देखिए, एक चीज को समझना होगा, प्रचार तंत्र में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक। हम लोगों ने 2022 के चुनाव में आदरणीय अखिलेश जी, आदरणीय जयंत चौधरी जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, और हम लोग उसके गवाह हैं, आपके चैनल गवाह हैं और आम जनता गवाह है कि जब अखिलेश यादव जी को सुनने के लिए शाम 4 बजे की सभा और भोर में 4 बजे उनका जब रथ पहुंचता था, तो जनता इंतजार करती थी। हम इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि देश की सभी राजनीतिक पार्टियां ईवीएम, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, लेकिन फिर भी मैं ईवीएम पे उंगली उठा रहा हूं कि जब पूरे विपक्ष ये कह रहा है कि हम वोट बैलेट पेपर से करना चाहते हैं, बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव हो, समझ में नहीं आता चुनाव आयोग को क्या हो गया है।
वो ईवीएम से चुनाव कराना चाहते हैं। बिल्कुल, ये मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है और आप लोग मुख्य विपक्षी पार्टी के साथ हैं, आप लोग के मुद्दा उठाना चाहिए। विकास जी, किस प्रकार से देखते हैं? अब कांग्रेस ने भी अपने प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी को बता दिया और इस बार पूरी तरह से जो राजनीति है 2024 की वो दलितों पर आधारित होती हुई नजर आ रही है। क्या कुछ रणनीति कांग्रेस की रहेगी इस बार 2024 के लिए? देखिए, कांग्रेस पार्टी समाज के सभी वर्गों का सामाजिक न्याय चाहती है और इस पूरे समूचे देश में जिस तरीके से दलितों के स्वाभिमान सम्मान पे कुठाराघात किया जा रहा है, उनकी राजनीतिक चेतना को सब्सिडी के नाम पर कुंद करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उनको राजनीतिक भागीदारी को नष्ट करने का जो षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कर रही है, उसको कांग्रेस पार्टी बहुत ही त्याग तप तपस्या और अपने लंबे समय और मेहनत के दम पर दे पाई थी। भूमिहीन दलितों को पट्टा देना, राजनीतिक चेतना, आप देख सकते हैं बाबू जगजीवन राम जी रहे हों, चाहे उनकी बेटी मीरा कुमार जी को लोकसभा अध्यक्ष से लेकर के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पे देख रखा गया हो। कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत पूरी तरीके से साफ है, क्योंकि समाज का वो वर्ग जिसको शिक्षा का अधिकार है, जिसको सामाजिक न्याय होना चाहिए, जिसके साथ उसके साथ हमेशा छलावा हुआ। और हम तो मानते हैं देश का पहला दलित नेता जिसने वास्तव में संवैधानिक अधिकार लोगों को दिया तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर रहे। भीमराव अंबेडकर जी कांग्रेस के साथ वैचारिक रूप से नहीं जुड़े थे, इसके बावजूद भारत के संविधान को, क्योंकि हक मिलता है कानून के दम पर, संविधान के रूप में, और कांग्रेस पार्टी के जो प्रथम प्रधानमंत्री, जो देश के प्रधानमंत्री आजाद भारत के बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको कानून मंत्री का दर्जा दिया और उनसे कहा आप तय करिए कि भारत में दलितों की स्थिति क्या होगी। पर दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश में दलितों के उत्पीड़न का मूल कारण कहना नहीं चाहिए, पर हमें फिर से एक बार हमारे एसटी एससी समाज को सोचना चाहिए कि सामाजिक न्याय देना, राजनीतिक चेतना देने के साथ साथ उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और आज लोग उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बड़ा सामाजिक कुठाराघात नहीं हो सकता जो अमित शाह साहब कह रहे हैं। उस पर डिबेट जो हो रही है, मैं इस डिबेट का भी एक तरीके से बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूं। हमको अगर ये बताना पड़े कि हम इस समाज को, उस समाज को, इस समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये एक तरीके से अमृत काल में इस तरीके का दौर तो राजनीतिक लोगों के लिए, राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। दलितों को सामाजिक न्याय में बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। पीएल पुनिया साहब को, विकास जी देखिए, अगर बात उत्तर प्रदेश की हो और उत्तर प्रदेश चुनाव की हो रही हो और जाति की बात तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो रही, आप सदियों से देखते हुए चले आ रहे हैं। देखिए, जातियों का सहारा कौन लोग लेते हैं? जिनके पास समग्र भारत को चला पाने की शक्ति नहीं है, जिसके पास जातियों का सहारा वही लोग लेते हैं जिनके ऊपर अपने संविधान पर देश की एकता अखंडता के लिए शहादत देने का इतिहास नहीं है। केवल वही लोग जाति का सहारा लेते हैं जिसके पास अब डेप्थ में कुछ नहीं होता है, आंतरिक रूप से वो खोखले होते हैं। पर सच्चाई क्या है कि आप समाज को न्याय देने की बात कर रहे हैं और आज जो समाज अमृत काल में भारत जिस जगह पर वैश्विक स्तर पर एक मजबूत ताकत बना है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी आरएसएस जो है, जो कहा कि आज तक किसी दलित को उन्होंने संचालक नहीं बनाया, प्रमुख नहीं बनाया, आरएसएस प्रमुख नहीं बनाया, भारत का संविधान और कानून उनके हाथ में नहीं दिया कि वो मजबूत करें। आज सामाजिक न्याय के लिए, जिनको सामाजिक न्याय के लिए थावरचंद गहलोत साहब को काम दिया गया था, उन्होंने सबसे पहले जस्टिस राघवेंद्र कमेटी का जो 400 पन्ने का जो रिपोर्ट गया था, जो संस्तुति गई थी यहां से, उसको दरकिनार कर दिया। जातीय जनगणना को जब प्रश्न उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी दलितों अति पिछड़ों को सामाजिक न्याय न मिले तो साफ साफ नकार दिया उन्होंने कि नहीं हो सकती है जातीय जनगणना। अगर ये नियत और नीति अगर समझ में आ रही है, एक चीज और देखिए, निकाय चुनाव को लेकर सरकारों की जो सब्सिडी स्कीम है, हाँ, राशन देना, उसको आधार बनाकर अगर प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं तो मैं तो ये समझता हूँ दबे कुचले समाज के साथ गरीबों, जिसको गरीब कह रहे हैं, सबसे पहले तो गरीबी हटाओ का नारा हम लोगों ने दिया, गरीबी हमने हटाया। फूड सिक्योरिटी बिल से लेकर सर्व शिक्षा अभियान और जो स्वास्थ्य को 1 रुपए के पूरे स्वास्थ्य के साथ वो सारा अधिकार सामाजिक न्याय की लड़ाई थी। पर सामाजिक न्याय की लड़ाई को आज हिंदू और मुसलमान में बांटकर लेकिन देश के टुकड़े करके सामने आएगा कि किन मुद्दों को जनता ने पसंद किया, आखिर जनता की मांग क्या है? मनीष जी, त्रिशला जी, कांग्रेस पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक चरित्र है
वो दोनों का एक जैसा है। कांग्रेस पार्टी के हमारे साथी ये बात कह रहे हैं। दलित उत्पीड़न का सबसे बड़ी यहाँ यूपी की जो नेता थी मायावती जी, और मायावती जी की राजनीति में जो पहला एपिसोड रचा गया वही सबसे शर्मनाक था, जिसने उत्तर प्रदेश के दलितों समेत पूरे देश के दलितों को एक राजनीतिक दल से इतना दूर कर दिया। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी थी वो भी दलित विरोधी दिखाई पड़ी, और इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला। भारतीय जनता पार्टी को धर्म जात के नाम पर बांटा किसने उत्तर प्रदेश में, और वोट की राजनीति करके एक वर्ग एक जाति का व्यक्ति हमेशा चीफ मिनिस्टर बनता रहा। पर दलितों और अति पिछड़ों को 56% और 22% दलितों का वोट लेने के बाद मुख्यमंत्री एक परिवार से बनता रहा व्यक्ति। और इसके बाद सामाजिक न्याय की अगर लड़ाई की बात अगर कांग्रेस नहीं करती है तो कौन लोग करते हैं? और समाजवादी पार्टी के भी उस गठबंधन को जो सरकार में अस्तित्व लाए, अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हो, जमीन के अंतिम व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहे हो, तो उसको भी पहला समर्थन कांग्रेस पार्टी ने दिया। सामाजिक न्याय की लड़ाई में कोई भी राज्य अगर पिछड़ गया, कोई भी वर्ग पिछड़ गया, तो कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले आके ताकत दिया और हाथ बढ़ाया। पर आज समाजवादी पार्टी और बसपा के लोग सबसे ज्यादा दोषी अपराधी कांग्रेस को बनाते हैं। पर सामाजिक लड़ाई के लिए दल बनाए जाते हैं, न कि दलों की लड़ाई के लिए समाज को बांटा जाएगा। पास आएंगे मनीष जी, एक बड़ा सवाल है, जैसे विकास जी ने एक आरोप लगाया है कि एक जाति विशेष से एक ही परिवार से एक ही मुख्यमंत्री बनता रहा है। देखिए ऐसा है कि ये आरोप भारतीय जनता पार्टी भी लगाती है। नहीं, हम आपकी बात से थोड़ा सा असहमत होते हुए सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि विकास श्रीवास्तव जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमने पहले ही एक बात कहा है कि कांग्रेस की और भाजपा की जो राजनीति करने की पद्धति है वो दोनों की एक जैसी है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, अरे सुनिए भाई, सुनिए, अब आप सुनिए ना, थोड़ा सा इतना तो ख्याल रखिए कि आपको बोलने का अवसर मिला तो थोड़ा धैर्य भी रखिए। थोड़ा सा आपको बोलने का अवसर मिला तो थोड़ा सुन भी लीजिए। आप ओपी सिंह क्यों बन रहे हैं? नहीं, ओपी सिंह क्यों बन रहा है? नहीं, ओपी सिंह क्यों बन रहा है? ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से व्यवहार मत करिए। अब आप तुलना मत करिए, भागने वाले लोग नहीं है कांग्रेस के लोग, अंग्रेजों को भगाने वाले लोग हैं। त्रिशला जी, कल नगरीय चुनाव का जो एक व्यवस्था पर एक कल सवाल खड़ा हुआ, समाजवादी पार्टी ने, आप देखा होगा आपने कि समाजवादी पार्टी ने स्पष्ट रूप से नगर विकास मंत्रालय के सामने ये कहा है कि आपने जो आरक्षण लागू किया है वह पिछड़ों के साथ, अन्य पिछड़ों के साथ, दलित के साथ, महिलाओं के साथ आपने विभेद किया है। आप अभी तक कांग्रेस पार्टी की एक ज्ञापन नगर विकास मंत्रालय में नहीं गया है, बसपा का एक आपत्ति नहीं गया है, जबकि समाजवादी पार्टी 832 आपत्तियां पड़ी हैं, उसमें समाजवादी पार्टी भी है। समाजवादी पार्टी ने मुखरता से यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के 75 में 14 ऐसे जनपद हैं जहां पर एक भी सीट अनुसूचित जाति को नहीं दिया गया है। दूसरी बात, अन्य जो पिछड़ा वर्ग है, उत्तर प्रदेश के 75 में से 6 ऐसे जिले हैं जहां पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आपने 6 जनपदों में एक भी सीट प्रतिनिधित्व करने का अवसर नहीं दिया। समाजवादी पार्टी हमेशा से न्याय की लड़ाई लड़ती है, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुसलमान हो, सभी के लिए समाजवादी पार्टी लड़ती है। समाजवादी पार्टी किसी जाति और किसी धर्म के लिए नहीं लड़ती है। इसलिए कि हमारे नेता का स्पष्ट मानना है कि समता मूलक समाज की अगर कोई स्थापना कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की नीतियां, सिद्धांत। बिल्कुल मनीष जी, त्रिशला जी, आधा मिनट में आपसे समझ लूंगा। जो कांग्रेस पार्टी की बेचैनी है वो बेचैनी सिर्फ इसलिए है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को जिस तरह से आपने अपने साथियों के ऊपर, जिस तरह से आपने हमला करके उनको कमजोर करने की कोशिश किया, उसी का नतीजा है कि वह रास्ता आपने दिखाया और उसी रास्ते पर आज भारतीय जनता पार्टी चलते हुए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रही है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आज का हमारा मुद्दा जो है वो बिल्कुल सीधा सीधा 2024 का है, क्योंकि अमित शाह जो गृह मंत्री उन्होंने शंखनाद कर दिया है और अब ये देखना होगा कि आगामी निकाय चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होना है और 2024 के चुनाव में किस प्रकार की परफॉर्मेंस कौन सी राजनीतिक पार्टी देती है, इस पर सबकी नजर है। और फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।